हेलो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज स्पेस लैटिस और उसको बोल सकते हैं या फिर क्रिस्टल लैटिस, बोथ आर द सेम थिंग, एंड ट्रांसलेशन वेक्टर्स। सो स्पेस लैटिस क्या होता है कि हम पॉइंट्स का एक इमेजिनरी जाल सोचते हैं। जो हम पॉइंट्स का जाल है उसे बोल देते हैं स्पेस लैटिस। ये 3 डायमेंशनल सोचते हैं हमेशा। और 2 इम्पोर्टेंट इसमें बात है। पहली बात, हमेशा ये इनफाइनाइट रहता है, और दूसरी ये कि इसका हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। देर आर 2 पॉइंट्स, ओके, 2 कंडीशंस। सो सपोज यहाँ पे मैंने कोई लैटिस सोचा, ये पॉइंट लैटिस फॉर क्रिस्टल। अभी मैंने इसको क्रिस्टल नहीं बोला क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रही हूँ। क्रिस्टल में एटम्स होते हैं, यहाँ एटम्स नहीं मैंने कोई लगाए, ये कोने कोने बस एक पॉइंट्स है, नो एटम्स। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कोई, जस्ट ये पॉइंट्स हैं। सो अब स्पेस लैटिस में मैंने आपको क्या बताया है कि एक पॉइंट या हर पॉइंट की सराउंडिंग्स क्या रहती है, आपस में सेम रहती है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से इस तरफ देखूं, इस तरफ को जाऊं तो एक पॉइंट नज़र आ गया, इस पॉइंट से इधर गई तो एक पॉइंट नज़र आ गया, किसी भी पॉइंट से इस तरफ देखूं तो ये पॉइंट नज़र आएगा। सो अगर मैं यहाँ से इधर को देखूं तो मुझे एक पॉइंट नज़र आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इधर देखूं तो यहाँ पे पॉइंट नज़र आया, नहीं आया। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ स्पेस लैटिस, बिकॉज हर एक पॉइंट की सराउंडिंग्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स का जाल ले लिया 3D में, स्पेस लैटिस यही कहता है ना। हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई पॉइंट्स का जाल है। अब मैं अगर यहाँ से इधर को देखूँ तो मुझे एक पॉइंट दिखा। सो मतलब इस लैटिस के इस डायरेक्शन में अगर जाऊँ तो एक पॉइंट दिखना चाहिए। अगर इधर से देखूँगी तो ये यहाँ पॉइंट दिखा, इस डायरेक्शन में गई तो यहाँ भी पॉइंट दिखा। अगर इस पॉइंट से इधर को जाऊंगी तो ये इनफाइनाइट है, यहाँ मैंने बनाया नहीं है, बना लो यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है। सो दैट मीन्स अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी तो हर पॉइंट की सराउंडिंग्स आइडेंटिकल दिखी है मुझे। सो दिस इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। अब देखो, देखने में तो ये भी पीरियोडिक लग रहा था, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ स्पेस लैटिस बिकॉज हर पॉइंट की सराउंडिंग्स आइडेंटिकल नहीं है। ये हमारी डेफिनेशन थी स्पेस लैटिस की। सो स्पेस लैटिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेस लैटिस may be defined as infinite array of points, infinite array of points in 3 dimensions, in which every point has identical surroundings. In 3 dimensions in which every point has identical surroundings. So this is called a space लैटिस। इसको हम बोल देते हैं स्पेस लैटिस। अभी मैंने आपको बताया था इसकी 2 कंडीशंस है कि ये इनफाइनाइट जाल होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन। यहाँ मैं कॉपी पे बना नहीं सकती तो ये 2 डायमेंशनल बनाया मैंने। सो इन विच हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग्स हैं क्या रहती हैं, आइडेंटिकल। सो यही हमारा टॉपिक था स्पेस लैटिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसलेशन वेक्टर्स। अब ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है? ट्रांसलेशन वेक्टर्स, अब ये वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं? अब ये है कि मैं पूरा का पूरा लैटिस ही जनरेट कर सकती हूँ एक सिंपल ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा के। पूरा लैटिस जनरेट कर सकते हैं एक सिंपल ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा के। सो वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है क्या? ठीक है, सो फर्स्ट ट्रांसलेशन
ऑपरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ, n1a प्लस n2b प्लस n3c। मतलब इसको सिंपल करने के लिए मैंने वेक्टर नहीं लिख रही तो मैंने बना दिया n1a n2b n3c। जो a b c है इसको मैं बोलूँगी ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इसको भी ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं, सो इसको मैंने बोल दिया नेम चेंज करने के लिए फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, क्योंकि इनके मिलने पे मुझे टी मिलेगा। ठीक है, सो इनको फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलते हैं और ABC को क्रिस्टल एक्सिस भी बोलते हैं और इसको बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। तीनों सेम ही बात है। ठीक है, सो इस ऑपरेशन को लगा के मैं स्पेस लैटिस के हर एक पॉइंट को जनरेट कर सकती हूँ, मतलब हर पॉइंट तक पहुँच सकती हूँ ये ऑपरेशन लगा के। वो कैसे? बच्ची जब आपको ये पता चल जाएगा ना कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ तक, तो आपको ट्रांसलेशन वेक्टर की 2 टाइप्स पता चलेंगी। देखना कैसे। यहाँ पे मैंने एक स्पेस लैटिस बनाया, पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगी ताकि इसके 2 पॉइंट्स मैं समझ पाऊँ। ठीक है, 2 कैटेगरीज। अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट्स लगा लिए। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे भी लगा लिए, सेंटर पे भी। ठीक है, ये नहीं है। सो अब मैं क्रिस्टल एक्सिस या बेसिस वेक्टर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ये चूज़ किया है वेक्टर A1 वेक्टर दिस, और ये वेक्टर है B1। ठीक है, अब जो इसकी पोजीशन है इसको मान ली मैंने R, और मुझे बच्चे सपोज कर लो कि इस R डैश पे पहुंचना है। मैं R तक तो हूँ, है ना। सो इसमें मैं एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाऊंगी, मतलब R प्लस T यहाँ पे कुछ लगाऊंगी ऑपरेशन कि R डैश तक पहुँच जाऊँ। सो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, सो R प्लस T, R पे मैं वो ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई कर दूंगी तो मैं R डैश पर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होएगा, अब मैं A1 को कितने आगे लेके गई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा लेटेस ही ऐसा है। ठीक है, तो A1 को मैंने बिल्कुल मूव नहीं किया। सो दैट मीन्स R प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर 0 A1 को बिल्कुल मूव नहीं किया मैंने, सीधा यहाँ से यहाँ चला गया। और B कितना मूव करी हूँ, इतना मूव करी हूँ ना, ये सेम रहा, ये बिल्कुल मूव नहीं किया, और ये मूव किया है यहाँ से यहाँ तक। सो ये आ गया 1 B1। मैं साइड पे दोबारा से बना रही हूँ C। इस वेक्टर का नाम ले लिया मैंने A1, इसको लिया मैंने B1, और इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक पहुंचना है। ये पॉइंट है मेरा R डैश। ठीक है, यहाँ से मैंने एक पैरेललोग्राम सा ड्रॉ कर लिया कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ ट्रांसलेशन वेक्टर लगाया, R प्लस T यहाँ कुछ अप्लाई किया, जिसके कारण यहाँ तो मैं थी, यहाँ पहुँचने के लिए इतना मूव करी मैं। ठीक है, सो यहाँ तक थी, ट्रांसलेशन वेक्टर कितना लगा 0 A1, इसको बिल्कुल मूव नहीं कराया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ये कितना था 1 B1। क्लियर। सो ट्रांसलेशन वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, T की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0, इसको कंपेयर कर दो, T आ गया 0 A1 प्लस 1 B1। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू आ गई, ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाई इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। सो हमने ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पहुंचने के लिए ये वेक्टर लगाया हमने ये। सो क्या हमेशा ऐसे ही सोचना पड़ेगा? सपोज मैंने ऐसे सोच लिया कि मैं इस वाले को बोल दूँ A2 और इस वाले को मैं बोलूँ B2। ठीक है, अब मुझे कंडीशन यही है कि मुझे पहुंचना यहाँ पे है R डैश पे। ये हो गया A2, ये हो गया B2। अब A1 B1 भूल जाओ, ये हो गया A2, ये हो गया B2, और पहुंचना मेरे को यहाँ पे है R डैश पे। सो मैं ऐसे दिखेगा आपको ये सेल, पहुंचना यहाँ पे है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक बच्चे A2 है। ठीक है, और ये है B2, पहुंचना मेरे को यहाँ पे है। अब देखो, अब यहाँ तक पहुँचना है, मेरे पास बेसिस वेक्टर 2 ही हैं, A2 और B2। ठीक है, अब मुझे R डैश पे पहुँचने के लिए
ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ तक तो मैं हूँ ही, आर तक है ना। सो आर डैश पे पहुँचने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, आर से आर डैश तक जाना है, ठीक है। आर पे मुझे ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिससे मैं आर डैश तक पहुँच पाऊँ। सो आर प्लस टी इज इक्वल्स टू आर डैश। सो देखो ए टू तक मैं हूँ, सो अब मेरे को और आधा A2 चाहिए, है ना। ये पूरा A2 है, इस पॉइंट पे जाने के लिए मुझे आधा A2 और चाहिए। सो ये आ गया R प्लस हाफ A2, आधा A2 है ना, पूरा ये A2 था, हाफ A2, और B2 यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ये B2 है पूरा, मतलब मेरे को कुछ आधा चाहिए, हाफ चाहिए, हाफ A2 प्लस हाफ B2 प्लस R। सो R डैश तक पहुँचने के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई R प्लस हाफ A2 प्लस हाफ B2। सो ट्रांसलेशन वेक्टर की ये वैल्यू आ गई हाफ A2 प्लस हाफ B2। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये और सेकंड, दो तरीके, दो डिफरेंट वेज आ गए, ठीक है। सो अब इससे दो अलग अलग इक्वेशंस आई, इससे हमें पता चल रहा है कि जो क्रिस्टल एक्सिस थे A1 B1 पीछे मैंने बताया था ना, सो इसके नाम अलग अलग हैं। कैसे, जो इनकी जो वैल्यू आई है कोफिशिएंट्स की, ये क्या आई है, जनरल वैल्यू क्या थी हमारी, मैंने लिखवाया था T इज इक्वल्स टू, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, N1A प्लस N2B प्लस N3C, ठीक है। अब C की बात नहीं की अभी, A और B 2 डायमेंशनल की बात की है, तो N1 की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 0, और N2 की कितनी आ गई सॉरी 1। तो 0 और 1 मतलब इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स है तो इसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। इन केस को बोलते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। और इसकी ये जो वैल्यूज आई हैं N1 N2, दीज आर नॉट द इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो ये होती है नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ठीक है। जब भी इंटीजर्स रहेंगे इसके कोफिशिएंट्स तो होएगी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, और इसमें ये इंटीजर्स नहीं है तो इसको बोल देते हैं नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। Thank you students. If you have any doubt, please let me know in the comment section.